Good afternoon to all of you, respected Madam Principal Ma'am, Savita Bhagat Ma'am, who has given her kind permission to organize this program, and that is a career workshop for our students and also our alumni related to preparation for the various competitive exams. So I welcome all of you, all our students and faculty members who are present here. A hearty welcome to all of you. And हिंदी में मैं एक लाइन कहना चाहूंगा जो अक्सर कुछ मेरे एलुमनाइज जैसे मंजीत भी थे, डिबेट वगैरह किया करते थे, तो मैं इनके लिए कहता था कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, अभी बुलंदियों के इम्तहान और भी हैं, सितारों के आगे जहां और भी हैं। तो इसका तात्पर्य यही निकलता है कि स्काई इज द लिमिट। आप अगर एम्बिशन अपना कोई रखते हैं या कोई अपना गोल रखते हैं तो उसके लिए कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं होती और आपको सीमाओं में अपने आप को बांधना भी नहीं चाहिए। चाहे वो बड़े से बड़े ओहदे हो, उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे आपने आईएएस का नाम सुना हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एचसीएस के हैं एग्जाम्स, जहां पहुंचकर आप राष्ट्र की, देश की, समाज की और अपने करियर को भी बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के लिए हमने बहुत विचार मंथन किया और आपस में मीटिंग की, मैडम के साथ बात की और मैंने सोचा कि एक अपने पुराने मेरे स्टूडेंट रहे हैं, ये मंजीत मुक्कल, जो कि एक समय था जब हमारे कॉलेज के स्टूडेंट थे। इन्होंने 2014 में अपनी बीकॉम खत्म की और इन्होंने 2016 में यहाँ से एमकॉम किया है और अब ये अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं लोकसभा में एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मैं मंजीत मुक्कल का स्वागत करता हूं, आई वेलकम यू। और आप हमारे अपने ही हो, कोई गैर नहीं हो, आपके लिए डीएवी कॉलेज उतना ही अपना है जितना मेरे लिए है। तो मंजीत, a very hearty welcome to you, and very shortly I will ask him to start his deliberation, but before that I would like to ask our थैंक यू डॉक्टर नीरज, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आज के जो हमारे स्पीकर हैं मुकुल जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर सविता भगत जी ने बच्चों के लिए एक ऐसा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। मुकुल जी हमारे एलुमनी भी हैं और हमारे आगे बड़े ही ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी रहे हैं। आज मुकुल को काफ़ी लंबे टाइम बाद देख के काफ़ी अच्छा लगा कि आज वो हमारे कॉलेज के बच्चों को गाइड कर रहे हैं एसएससी एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए ये वर्कशॉप कंडक्ट की गई है। मुकुल जी ने खुद काफ़ी अच्छे हार्ड वर्कर स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने बड़े अच्छी पोजीशन अचीव की है। तो इसमें डॉक्टर नीरज जी का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, मैडम प्रिंसिपल डॉक्टर सविता भगत जी का और अरुण भगत जी का, जो हमारे लास्ट मेरे से पहले जो डीएसडब्ल्यू थे, उनकी गाइडेंस में आपने जो अचीव किया है और जो आज हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए मैं मुकुल जी का पहले अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने अपना टाइम स्पेयर किया कॉलेज के बच्चों के लिए, ताकि वो भी आपकी तरह किसी अच्छी पोजीशन को अचीव कर सके। मुकुल जी इन्हें अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के दौरान ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और जोनल इंटर जोनल पे काफ़ी अच्छी अचीवमेंट रही है इनकी। तो जैसे स्पोर्ट्स में कहा जाता है, एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए बच्चा कुछ न कुछ अचीव करता है। एकेडमिक में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप उसमें लिमिट है कि आप किसी एग्जाम में रह जाते हैं, कहीं स्टे कर गए, किसी गाइडेंस की वजह से आपको प्रॉपर है ना बुक्स लिटरेचर अवेलेबल नहीं हुआ, तो आपको एक दो चांस मिलेंगे। लेकिन एक स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में बच्चा डे टू डे पार्टिसिपेट करता है, उसमें भी कंपटीशन का और एकेडमिक में भी कंपटीशन का तभी अच्छा है कि बच्चे को एक प्रॉपर टीचर अच्छा गाइड करे और अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल कराए। तो मुकुल जी, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, हम एक्चुअली ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, मैं आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने अपना टाइम स्पेयर किया कि बच्चों को आप मोटिवेट कर सके।
Thank you so much, Neeraj ji. Over to Neeraj. थैंक यू नरेंद्र सर, बहुत अच्छे शब्द आपके, और हमेशा बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं हमारा सभी बच्चों का भी, और फैकल्टी भी इनसे काफी इंस्पायर्ड रहती है, क्योंकि स्पोर्ट्स में इनकी अलग बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े इन्होंने माइलस्टोन्स क्रिएट किए हैं कॉलेज के लिए। उसकी बात हम करेंगे फिर किसी दिन। अभी मैं दोबारा पुनः एक बार अपने मैडम प्रिंसिपल शायद आ गए हैं, ऑफिस में बैठ गए हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैम अगर आप दो शब्द आज हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर मंजीत मुक्कल, जो हमारे पूर्व छात्र भी रहे हैं, उनके लिए अगर हम कहें, आप कुछ साझा करें अपनी बातें, और छात्र छात्राओं ने जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका कुछ मार्गदर्शन भी करें मैम। ओवर टू प्रिंसिपल मैम। थैंक यू नीरज जी। सबसे पहले तो आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर हैं मंजीत मुकुल जी, आई एक्सटेंड ए वेरी वार्म एंड लविंग वेलकम टू हिम। और हमारे जैसा कि हमने बताया, सारे बच्चों को पता है, हमारे कॉलेज के एल्यूमिनस हैं और एमकॉम करा है, बीकॉम करा है यहाँ से। वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही हैज बीन थ्रू आउट, और इसीलिए हम याद भी करते हैं। हमारा एक स्पेशल हक भी बनता है मंजीत के ऊपर, और बहुत दिन से हम वी वर परस्यूइंग हिम एंड ही कीप्स वेरी बिजी। और अब वो कॉलेज से निकला है तो हम बड़े खुश हैं इस बात से भी कि वो अपने जॉब में बहुत मशगूल हैं, बहुत बिजी रहते हैं, टाइम निकालना मुश्किल है, लेकिन हमने भी छोड़ा नहीं उनको। और मैं नीरज से कहती रही, और नीरज भी चाह रहे थे कि मुकुल एक बात है कि आप सेल्फ डिटर्मिन्ड थे और आपने अपना गोल फिक्स किया हुआ था, आपको क्लैरिटी ऑफ पर्पस थी, फोकस था, और आपने बहुत लगन से अपना काम किया। मैं छोटा सा, जो मेरे सामने ही सारा कुछ हुआ है, लेकिन एक ब्रीफ सा सीवी में देख रही थी। जो स्कूल से आपने शुरू किया, 10th से लेकर 12th और कॉलेज में बीकॉम, हर एवरी ईयर यू आर विनिंग सो मेनी प्राइजेस। हर चीज में डेक्लामेशन, डिबेट, क्विज, हिंदी, इंग्लिश, किसी चीज को आपने छोड़ा नहीं। तो ये हैट्स ऑफ टू यू। वी आर प्राउड ऑफ ब्रिलियंट चिल्ड्रन लाइक यू। हमारे पास बहुत बच्चे कम आते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि एक मिसाल बने और ये बच्चे दूसरे भी इसको फॉलो कर सके। इसलिए मैं चाहती थी ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े कॉलेज के। कॉमर्स में हमारे पास स्ट्रीम में स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, पीजी भी है, और इंस्पायर होने चाहिए बच्चे, और उनको एक गोल मिलना चाहिए आप जैसे बच्चों को देख के कि अगर डीएवी से मुकुल निकल के जा सकते हैं बीकॉम एमकॉम करके, और साथ के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके आप अपना असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो लोकसभा में। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। हमारे पास बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जिनको हम ऐसे शोकेस कर सकें, जिनको हम रोल मॉडल यूज कर सकें। इसलिए मुकुल, वी आर वेरी हैप्पी। बहुत खुश हैं आज हम कि आप आए, टाइम स्पेयर कर पाए, और सब बच्चों को आप इंस्पायर करोगे। और मैं सब बच्चों के लिए भी यही कहना चाहूंगी कि 3-4 सी हैं जो मैं शायद कह भी रही थी। एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस होनी चाहिए। कॉलेज में हम आए हैं, हायर एजुकेशन में हमने एडमिशन ली है, हम टाइम, एनर्जी, मनी सब स्पेंड कर रहे हैं, पेरेंट्स का हार्ड अर्न, तो हमारे को जॉब एक अच्छी सी लेने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। करियर कॉन्शियस जरूर होना चाहिए, और करियर कॉन्शियसनेस के लिए पढ़ाई लिखाई हमें जबरदस्त करनी पड़ेगी। कंपटीशन का जमाना है, ये भी एक सी नया ऐड हुआ है हमारी लाइफ में। कंपटीशन के इतना ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, यूथ इतना ऐड हो रहा है। इंडिया कहते हैं बार बार हम यंगेस्ट कंट्री है, तो उसमें अपनी जगह बना पाना बड़ा मुश्किल, इसलिए और भी ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कुछ क्वालिटीज हमें, कुछ हार्ड स्किल्स, कुछ सॉफ्ट स्किल्स सारे एक्वायर करने चाहिए। तो वो सॉफ्ट स्किल्स में मैं उसमें अपनी मेहनत भी करी, पढ़ाई में भी बहुत रहा। और मुकुल ने करंट अफेयर्स के लिए और जनरल नॉलेज के लिए जो काम करने थे उसको पता था कि किस किस एग्जाम में कैसे कैसे चीजें आनी है, उसके लिए उसने उसी तरह से तैयारी करी। नीरज जी ने उसको बहुत पॉलिश किया, अरुण भगत सर भी उसके साथ लगे, और उसका अपना कमिटमेंट और कन्विक्शन भी बहुत ज्यादा था। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम्युनिकेशन में उसने कभी मार नहीं खाई। मुझे याद है उसने तो पहले पैरों पे वो कॉलेज के टाइम ही खड़ा हो गया, क्योंकि उस टाइम पे भी उसने बहुत जगह गया एंड ही वन मेनी कैश प्राइजेस इन ह्यूज अमाउंट। तो मुझे याद है कि वो आके बताता था आज मुझे यहाँ से 3100, यहाँ से 5100, ऐसे 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 पैसे मिलते थे। तो बताइए, अर्न वाइल लर्न का काम उसने किया अपने सर पे, पढ़ाई भी करी, एंड ही मेड मनी ऑल्सो बाय विनिंग दोज कॉम्पिटिशंस। तो एक बार फिर से बेटे बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत खुश हैं हम, वी वेलकम यू। एंड हम दोबारा चाहेंगे, एक बार नहीं। आशा सैनी ने भी आज ज्वाइन किया हुआ है, आपको भी बहुत बहुत मोस्ट वेलकम आशा जी। आपको भी हम चाहेंगे एक दिन आप भी जरूर आए और बच्चों को हमारे जरूर एड्रेस करें। हम इस तरह से मुकुल और आशा जैसे जो छुपे हुए बच्चे हैं हमारे लिमनाई में, हम इसको कहेंगे ढूंढ ढूंढ के निकालते रहे, और इस तरह की सीरीज एक सेशन करवाएं
ताकि सारे बच्चे हमारे इससे इंप्रेस्ड हो, इन्फ्लुएंस्ड हो और अपने एग्जाम्स में भी अच्छा करें और जिंदगी में भी अच्छा करें. Once again, a very hearty welcome to Mukul and thanks to नीरज जी जिन्होंने सारा उसको परस्यू करके और उससे बात करके इस सारे आज के वेबिनार को, आज के स्टॉक शो को, इंटरेक्शन को मैनेज किया. थैंक यू सो मच नीरज जी. और नरेंद्र दुग्गल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज DSW के डिपार्टमेंट के अंडर प्रोग्राम कर रहे हैं. डी स्टूडेंट वेलफेयर से मैं कहूँगी किस तरह की चीजें और भी स्पोर्ट्स के बच्चे हों, एक्स्ट्रा करिकुलर वाले हों, एकेडमिक्स वाले हों, जो लाइफ में अच्छे सेटल्ड हैं, वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल जरूर बनना चाहिए ताकि जो छोटे बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, जिनकी अभी इतनी क्लैरिटी नहीं है, वो इनसे सीखें. हमारे से ज्यादा ये आपस में पीयर ग्रुप में ज्यादा थोड़े से जो 2-3 सेटल हुए हैं उनसे ज्यादा सीखते हैं. हम जितना भी कह ले हमारी बातें शायद समझ नहीं आएंगी. मुकुल आज जो कहेंगे वो M.Com और B.Com के बच्चों को ज्यादा समझ आएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. कहूंगा कि मंजीत आप अपने विचार रखें, अब आरंभ करें और बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए. प्लीज ओवर टू मंजीत. So thank you once again for this opportunity. Now, जैसा कि सभी participants जानते हैं कि this session is about exams for government and public sector jobs in India. तो हम सबकी कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश होती है कि आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हम सभी को एक बहुत अच्छा जॉब मिले. Our parents, our friends, everybody want that from us. And for that, the basic key is preparation and knowledge. आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या एवेन्यूज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और उसके लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं. तो I'll today be sharing my experience with all of you and I hope it is helpful to each and every participant present in this session today. So sir है वो PPT start कर सकते हैं. Just let me know कि it has started. I'll begin accordingly. Okay, yeah, that's it. That's the PPT. I hope every participant can see the PPT. I have tried to do my best to prepare the PPT. It's still basic and a bit raw, but I hope it will be helpful. I'll just begin. This is the first PPT. That is the headline: exams for government or public sector jobs in India. Next slide, please. Yeah, that's the introduction. So first of all, let us come to know what is a government job. तो कोई भी ऐसा जॉब जो आपको नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत मिले या स्टेट गवर्नमेंट यानी हरियाणा गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के तहत मिले या कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी या गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, फॉर एग्जांपल यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हो या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जो गवर्नमेंट के उनके तहत हो या कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, सेल, इनमें कोई भी अगर ऐसा जॉब होता है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट जॉब. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट. और उसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट रूल्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस होते हैं, दे आर गवर्नमेंट बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, दैट इज DOPT in government, which is under the central government of India, Union Government of India. So that is how this is considered a government job. Next slide, please. Yeah. So these are certain benefits of the government jobs. एक होता है आपको job security मिलती है. Private jobs में आपको कई बार tensions होती हैं या कुछ concerns होते हैं कि आपको निकाला जा सकता है. हालांकि हर private job में ऐसा नहीं है because they are governed by certain rules. लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपकी जॉब सिक्योरिटी, लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी इज देयर. आपको प्रॉपर एक सिक्योरिटी होता है कि कोई आपको बिना वजह या किसी भी रीजन से निकाल नहीं सकता. और दूसरा है आपका गवर्नमेंट सैलरी पैकेज. इट्स अ गुड पैकेज स्पेशली आफ्टर द 5th पे कमीशन. 5th पे कमीशन से पहले आप कह सकते हैं कि द सैलरी वाज नॉट वेरी ल्यूक्रेटिव, लेकिन 5th पे कमीशन के बाद और स्पेशली अब जो 7th पे कमीशन आया उसके बाद इट्स अ गुड सैलरी पैकेज. इट्स ऑलमोस्ट जो आपको प्राइवेट में अगर अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है तो गवर्नमेंट में भी कम नहीं है. इट्स इनफैक्ट गुड इनफ. तीसरा है वेरियस अलाउंसेस. आपको बहुत सारे काफी अलाउंसेस मिल जाते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर एकोमोडेशन.
तो इस तरह के काफी अलाउंसेस है जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सैलरी होता है, एंड इट मेक्स द सैलरी क्वाइट गुड इनफ. देन देयर आर फिक्स्ड प्रमोशंस प्लस फिक्स्ड हॉलीडेज एंड रिटायरमेंट पेंशंस एंड बेनिफिट्स, जो आपको आफ्टर रिटायरमेंट लाइक आफ्टर 60 years of age when you retire, वो सारी चीजें इसमें हैं. तो these are certain perks, these are certain benefits of government jobs that you get. So be quite an attractive for all who want to join government services. Next slide, please. Yeah. So now let's come to the major topic. During the session, I'll be covering all these competitive exams in India. ये सारे competitive exams cover करने की कोशिश करूंगा, जो which will be I hope useful to you. तो इन सारे government exams के बारे में the points that I'll be covering are, first of all, what is this exam basically? दूसरा, इसमें क्या क्या post होती हैं within the government. Then the third is the eligibility criteria, basic minimum educations, या आपका जो age limit होता है या number of attempts. कई government jobs में limited attempts होते हैं, जैसे कई जगह 5 होते हैं, कई जगह 10 होते हैं, after which you cannot attempt even if you have that age remaining with you. And इसके अलावा I'll try to cover the basic syllabus, exam pattern, कि how to prepare basically. And in the conclusion, I'll share with you certain tips that will, I hope, helpful for all of you. So let's begin. Next slide, please. Yeah. तो पहला हमारा जो गवर्नमेंट एग्जाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, यूपीएससी. ये हम सबने सुना होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से, और हम सब इसे कॉमन लिंगो में, कॉमन भाषा में जब हम बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं आईएएस एग्जाम या आईपीएस एग्जाम. तो ये आईएएस आईपीएस एग्जाम नहीं है, ये दरअसल यूपीएससी एग्जाम है. यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन इसे ऑर्गेनाइज कराता है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आता है, और इसे हम यूजुअली सिविल सर्विसेज एग्जाम भी बोलते हैं. अब इस एग्जाम के तहत काफी सारी पोजीशंस हैं जो यू कैन सी इन दी पीपीटी. दैट इज बेसिकली आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फिर इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो एम्बेसडर्स, एम्बेसीज, इन सब में काम करते हैं. एक होता है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, द अदर इज इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज. ये ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और सिविल अकाउंट सर्विस इज मेनली फॉर दी पीपल विद कॉमर्स बैकग्राउंड, जिन्होंने एमकॉम किया या बीकॉम किया हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. या और इसके अलावा एक होता है मतलब ये ज्यादातर आपको ग्रुप बी एंड ग्रुप ए के सिविल सर्विसेज होते हैं. And apart from all these exams that you can see, Indian Defense Estates, Indian Railway Account Service, Railway Traffic Services, इसके अलावा आपको मिलता है डैनिक्स एंड डैनिप्स. डैनिक्स इज बेसिकली दिल्ली, अंडमान निकोबार और जो यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की, उनके सिविल सर्विसेज के लिए डैनिक्स होता है. और DANIPS, डैनिप्स, ये बेसिकली जितने भी आपके गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली, अंडमान निकोबार, इनमें जो पुलिस सर्विसेज होती है उनके लिए होता है. तो काफी सारी इसमें पोस्ट होती हैं, और वो पोस्ट आपको मेरिट वाइज मिलती हैं. मतलब जो आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करते हैं उनके लिए यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या इंडियन पुलिस सर्विसेज में ज्यादा अच्छा स्कोप होता है. एंड देन अगेन जैसे जैसे आपका मेरिट होता है तो मेरिट बेसिस पे डिसाइड करते हैं गवर्नमेंट कि आपको कौन सा पोस्ट दिया जाए और कौन सा कार्डर दिया जाए. कार्डर इज बेसिकली रिलेटेड टू स्टेट्स, जैसे यूपी कार्डर हो गया, हरियाणा कार्डर हो गया, जम्मू कश्मीर कार्डर हो गया, या मेघालय कार्डर हो गया, इस हिसाब से. सो दीज आर बेसिकली द पोस्ट, द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द पोस्ट इन द यूपीएससी एग्जाम. नेक्स्ट स्लाइड. या तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एज लिमिट्स की. तो यूपीएससी जो बेसिक एलिजिबिलिटी एजुकेशन मांगता है वो होता है मिनिमम ग्रेजुएट. आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी फील्ड में. आप बीकॉम हो सकते हैं, बीए हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, बीटेक हो सकते हैं, डज नॉट मैटर. दैट्स द मिनिमम ग्रेजुएशन. अगर आपके पास ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम. ये साल में एक बार होता है,
और इसके जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो निकलते हैं अराउंड फरवरी मार्च में इसका नोटिफिकेशन निकल जाता है, और फॉर्म भरने की जो डेडलाइन होती है दैट इज बेसिकली इन मार्च। फिर एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 साल मिनिमम एज है। आप 21 साल से फॉर्म भरना यूपीएससी के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, और 32 years, up till 32 years of age you can keep giving UPSC exam. इसमें एक चीज नोटिस करने की बात है, आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू कास्ट डिवाइड किया हुआ है सर्टेन कैटेगरीज। देयर आर 3 कैटेगरीज, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड एससी एसटी कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 32 years, लेकिन ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 एक्स्ट्रा years मिलते हैं, which makes it 35 years। तो ओबीसी वालों के लिए मैक्सिमम एज होता है 35 years, और जो एससी एसटी वाले हैं उन कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आपको मिलते हैं 5 एक्स्ट्रा years। तो उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट हो जाता है दैट इज 37 years। अब इसमें हम बात करते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। अटेम्प्ट्स यानी कि आप कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं दे कैन गिव द एग्जाम 6 times इन देयर लाइफ टाइम। 21 से 32 साल के बीच में आप 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले 9 बार एग्जाम दे सकते हैं बिटवीन द एज लिमिट ऑफ 21 to 35 years। और जो एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं वो अनलिमिटेड, यानी कि जब तक आप मैक्सिमम एज 37 years के नहीं हो जाते तब तक यू कैन कीप गिविंग द एग्जामिनेशन। आपके लिए एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई एज लिमिट, कोई एज बार, अटेम्प्ट का बार नहीं है। एज लिमिट तो है 37 years, बट अटेम्प्ट के लिए कोई लिमिट नहीं है। और इसी में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एक थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लो उन्होंने फॉर्म भर दिया है लेकिन वो एग्जाम देने नहीं गए, अगर उन्होंने प्रिलिमिनरी एग्जाम में अपीयर नहीं किया है तो क्या वो अटेम्प्ट काउंट होगा? तो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अगर आपने सिर्फ फॉर्म भरा है लेकिन आप एग्जाम देने नहीं जाते हैं, यानी जो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जाम होता है, जो फर्स्ट टायर 1 एग्जाम होता है, अगर आप वो देने नहीं जाते हैं तो आपका वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या तो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न फॉर यूपीएससी। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम पैटर्न। तो पहला आपका होता है स्टेज 1 जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा आपका आता है मेंस एग्जामिनेशन दैट इज स्टेज 2 एग्जामिनेशन, और तीसरा आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट इज बेसिकली इंटरव्यू। तो अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो स्टेज 1 में आपको देखने को मिलता है 2 पेपर होते हैं। वन इज जनरल स्टडीज, ये 2 घंटे का पेपर होता है इन विच 100 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, और ये मेरिट होता है। इसमें मेरिट आपके जो मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट गिना जाता है। The general studies में basically what they cover is your general awareness, history, geography, political science, current affairs, sports, all these things. दूसरा आपका आता है CSAT, that is common admission test, civil services aptitude test इसको बोलते हैं CSAT को। This is paper 2, ये stage 1 में ही होता है, this is paper 2। और ये जो आपका एग्जाम होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको इसमें सिर्फ 33% मार्क्स लाने होते हैं। आप इसमें 33% से कितने भी ज्यादा मार्क्स लाए वो आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं गिना जाता। स्टेज 1 में जो पेपर 1 में एग्जाम्स आता है उसके अकॉर्डिंगली स्टेज 2 के लिए बच्चों को बुलाया जाता है, दैट इज द मेंस एग्जामिनेशन। तो जो स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होता है ये एक तरह से आप कह सकते हैं इसमें छटनी होती है बच्चों की। जो मेरिट से नीचे या जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं उनसे कम जिनके मार्क्स आए होते हैं दे कांट अपीयर इन द मेंस एग्जाम। बाकी सब जो कट ऑफ मार्क्स है या उससे ऊपर जिनके भी मार्क्स होते हैं उन कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड यूपीएससी भेजती है। तो दिस इज अबाउट स्टेज 1। स्टेज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके कुल 9 पेपर होते हैं। देयर आर टोटल 9 पेपर्स। पेपर 1, पेपर ए इज अ कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज जो आपको चुना होता है। तो ये जो शेड्यूल 8 के तहत जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी, उर्दू, मलयाली, बंगाली, आसामीज, व्हाटएवर इट इज। देन देयर इज द पेपर बी दैट इज इंग्लिश एग्जाम। फिर आपका होता है एस्से एग्जाम।
फिर एक जनरल स्टडीज होता है। जनरल स्टडीज में आपका पूछा जाता है, देयर आर 4 जनरल स्टडीज पेपर बेसिकली, जिसमें विच पर्टेन टू, पेपर 1 पर्टेन्स टू पॉलिटिक्स, पेपर 2 पर्टेन्स टू ज्योग्राफी, पेपर 3 पर्टेन्स टू हिस्ट्री एंड ऑल, और पेपर 4 आता है आपका एथिक्स। एथिक्स बेसिकली रिलेट्स टू व्हाट इज गुड पब्लिक बिहेवियर। और इसमें आपके 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट इज बेसिकली आपके जो भी आपने शायद ग्रेजुएशन में पढ़ाई की हो, या जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, लाइक एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इस तरह से 27 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, एंड यू हैव टू गिव 2 ऑप्शनल पेपर्स। So this way there are 9 papers. अगर आप मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू इज फॉर अबाउट 275 मार्क्स, और उसमें आपसे बेसिकली दे ट्राई टू जज योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी क्या है, कैसी है, व्हाट आर यू, मतलब आप कि जो आर यू बेसिकली ड्यूरिंग द पर्सनालिटी वो ये जज करना चाहता है कि आप उस पोस्ट के लिए लायक है या नहीं। क्योंकि देखिए सिविल सर्विसेज को कंसिडर बोला जाता है, इट इज द बैकबोन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो इंडियन गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये रीढ़ की हड्डी मजबूत हुई तो सरकार चल सकती है, देश चल सकता है। अगर नहीं तो फिर दिक्कत आएंगी, सबको दिक्कत आएंगी। तो यूपीएससी इंटरव्यू में दे ट्राई टू जज यू, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा सविता मैम बोली थी, दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यू में दे ट्राई टू जज हाउ यू परफॉर्म, कैन यू हैंडल पीपल, कैन यू हैंडल प्रेशर। आप डिफरेंट सिचुएशंस में आपका जो भी जो आपका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, आपकी मेंटालिटी है, वो क्या है। तो दैट इज बेसिकली योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पूछा जाता है। व्हाट दे बेसिकली आस्क इज current affairs, your takes, your ideas on current affairs, and your communication skills. So that is basically about the UPSC exam. Can we have next slide, please? The next slide, please. Hello. Yeah. तो यूपीएससी के बाद हम बात करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम की, एसएससी एग्जाम। ये भी मुझे लगता है बहुत बच्चों ने सुना भी होगा इसके बारे में। दिस इज अ वेरी अगेन फेमस एग्जाम इन इंडिया, क्वाइट अ टफ वन ऑफ कोर्स, पर मेहनत की जाए तो कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है। तो ये जो एसएससी एग्जाम है, इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ये ग्रेजुएट्स के लिए होता है। अगर आप ग्रेजुएट है तो ही आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। दिस इज फॉर 12th पास। अगर आपने 12वीं पास की है, कोई भी 12वीं पास बंदा, चाहे वो ग्रेजुएट हो ना हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो ना हो, वो इस एग्जाम में अपीयर कर सकता है। फिर आपका आता है एसएससी सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत बेसिकली दिल्ली पुलिस और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनका एग्जाम कंडक्ट होता है। फिर आपका आता है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी एग्जाम, देन देयर इज जूनियर इंजीनियर एग्जाम, एंड देयर इज एसएससी सीजीएल स्टेनोग्राफर्स एग्जाम। तो हम इन सब के बारे में बात करते हैं। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड? या तो एग्जाम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सिवाय एसएससी सीएचएसएल के, यानी सेंट्रल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम के, सभी एग्जाम्स में आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन मांगी जाती है। इफ यू आर मिनिमम ग्रेजुएट होनी ही चाहिए आपके पास, अगेन अक्रॉस एनी डिसिप्लिन, बीएससी, बीए, बीटेक, बीकॉम, बीबीए, या क्या कहते हैं, बैचलर इन टूरिज्म, बैचलर इन जर्नलिज्म, कोई भी आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना, जो जूनियर एग्जाम होता है, जो जूनियर एग्जाम होता है, जूनियर इंजीनियर्स एग्जाम होता है, उसमें बीटेक ही मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बीए, बीएससी वाले उसमें अपीयर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट है आपकी 20 to 27 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स।
अगेन ओबीसी वालों को इसमें 3 साल की राहत मिलती है, तो उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट हो जाती है 30 इयर्स, और 5 साल की राहत मिलती है सभी SC/ST कैंडिडेट्स को, तो उनके लिए मैक्सिमम लिमिट हो जाती है 35 इयर्स। SSC में जो एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। देयर आर नो लिमिटेशंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, SSC एग्जाम की अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो उसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है दैट इज बेसिकली टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, एंड टायर 4 इज बेसिकली कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो टायर 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये होता है आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, विच इज बेसिकली फॉर 1 आवर, 60 मिनट्स का एग्जाम होता है, और इसमें आपका जो पूछा जाता है दैट इज जनरल नॉलेज, जनरल मेंटल रीजनिंग, जनरल योर मैथ्स दैट इज मेंटल एप्टीट्यूड, एंड योर जनरल इंग्लिश। ये 4 सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ पेपर 1। पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको बताया जाता है मेंस एग्जामिनेशन। इफ यू क्वालिफाई पेपर 1 यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपको जो एग्जाम होता है दैट इज फॉर इट्स अगेन अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, एंड इसमें जो आपका एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स दैट इज जनरल इंग्लिश एंड योर जनरल डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दैट इज मेंस एग्जाम में जो होता है वो आपका एक पेपर होता है जनरल इंग्लिश का, और दूसरा अगेन होता है आपका MCQ का, विच इज फॉर मैथ्स। बेसिकली आपकी जो जनरल मैथ्स है वो डीप या हायर लेवल की मैथ्स और एप्टीट्यूड वो आपसे पूछते हैं। इफ यू क्वालिफाई इन जनरल टायर 2 एग्जाम देन यू कैन अपीयर फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपका जनरल इंग्लिश का ही डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है बेसिकली लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, एप्लीकेशन या एसे। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको इन सब चीजों के बारे में ऑफलाइन एग्जाम होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट जो फाइनल आपका होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, या आपका DEST, डेटा एंट्री टाइपिंग टेस्ट। ये जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें ज्यादातर आपसे पूछते हैं मतलब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपकी टेस्ट की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट PPT, इन सब के बारे में आपसे आपका टेस्ट किया जाएगा। ऑन द स्पॉट आपको एक्टिविटीज दी जाती है विच यू हैव टू क्लियर आउट और क्लैरिफाई। और जो डेटा एंट्री टाइपिंग टेस्ट होती है वो आपकी बेसिकली स्टेनोग्राफर्स के लिए होती है, जिसमें आपको एक कंटेंट दिया जाता है विच यू हैव टू टेस्ट, और इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड वो टेस्ट की जाती है विच इज अराउंड 8000 की डिप्रेशंस पर आवर। तो दिस इज अबाउट SSC एग्जामिनेशन। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि ग्रुप बी लेवल में आपका सारा इंटरव्यू गवर्नमेंट ने द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली declared void. All interview for Group B examinations have been declared void by the Government of India. अब हम बात करते हैं बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स की। तो बैंक के जो एग्जाम्स होते हैं वो 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस कराते हैं। वन इज IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल, एक आपका होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक आपका होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम कराते हैं जो इसमें मेंशन्ड है। वन इज प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, the other is RBI grade B officers, and the third is clerk. तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑलराइट, तो बैंक पहले हम बात करते हैं बैंक PO के एग्जाम की। बैंक PO का जो एग्जाम होता है दैट इज उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगेन ग्रेजुएशन है। आपके पास कोई भी डिसिप्लिन का ग्रेजुएशन होना चाहिए अक्रॉस एनी सेक्टर। फिर आपकी जो एज लिमिट होती है दैट इज 20 to 30 इयर्स। दैट 20 to 30 इयर्स अगेन OBC और SC/ST वालों के लिए रिलैक्सेशन है। OBC वालों के लिए 3 साल और SC/ST वालों के लिए 5 साल। और इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं, सॉरी
इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कोई लिमिट नहीं होता है। अब अगर हम बात करें बैंकिंग पीओ एग्जाम की, तो इसमें आपका होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन सिर्फ एसबीआई ही कराता है पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स के लिए ग्रुप डिस्कशन नहीं कराता है। तो अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम की, तो बैंकिंग एग्जाम में आपके बेसिकली जो फर्स्ट एग्जाम होता है दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पीओ के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है दैट इज ऑफ अराउंड 60 आवर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम में ये 3 सेक्शंस कवर किए जाते हैं। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस में अपीयर करते हैं। मेंस का जो पेपर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस। इसमें एक सेक्शन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है दैट इज जनरल अवेयरनेस। और फिर आपका आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर इज अगेन मेंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर इज जस्ट लाइक एसएससी का डिस्क्रिप्टिव पेपर। इसमें आपको एसे, प्रिसाइज राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, इन सब से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं जिनका आपको ऑफलाइन आंसर देना होता है। और उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू। तो दैट्स अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ एसबीआई पीओ ही कराता है। आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स के लिए इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन नहीं कराता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप आईबीपीएस पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एसबीआई पीओ के लिए अप्लाई करें तो आप उसी अकॉर्डिंगली आप तैयारी करें अपनी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो दूसरा जो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम है वो है आपका आरबीआई ग्रुप बी ऑफिसर एग्जामिनेशन या ग्रेड बी ऑफिसर एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं। इसमें अगेन मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, लेकिन इसमें मार्क्स को लेकर लिमिटेशंस हैं। ग्रेजुएशन में आपके पास 60% मार्क्स आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम के लिए। हाँ, ओबीसी और एससी एसटी वालों के लिए छूट है। ओबीसी और एससी एसटी वालों को इसमें 5% की राहत मिलती है। तो अगर ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स अप्लाई करें तो दे शुड हैव मिनिमम 55% मार्क्स। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 60% मार्क्स इज इंपॉर्टेंट। फिर आपका था एज लिमिट। अगेन द एज लिमिट इज 21 to 30 इयर्स। पर अगर किसी ने एमफिल या पीएचडी किया, आगे चल के आप में से कोई एमफिल या पीएचडी करता है तो उनके लिए द एज लिमिट इज 32 and 34 इयर्स। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी पीपल इट इज 6 times, और एससी एसटी या ओबीसी वालों के लिए इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो कितने भी एग्जाम्स या कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं अप टिल द मैक्सिमम एज लिमिट। तो दैट इज फॉर ग्रुप बी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या इसके एग्जाम पैटर्न भी सिमिलर टू एसएससी होता है। इसमें पहला आता है आपका फेज 1 एग्जामिनेशन, फिर आपका आता है फेज 2 जो एक तरह से मेंस एग्जामिनेशन है, और फिर आपका आता है इंटरव्यू। अगर फेज 1 एग्जामिनेशन की हम बात करें 20 मिनट्स का आपका पेपर होता है जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, ये चारों सेक्शंस कवर किए जाते हैं। देखो इस बैंक में ज्यादातर एग्जाम्स में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसमें यही 4 सेक्शंस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, इन सब के बारे, या जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं, उनसे रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका कवर किया जाता है मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट। 10th लेवल तक का मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सिंपल एंड कंबाइंड, सिंपल एवरेज। फिर आपका परसेंटेज पूछा जाता है। इसके अलावा यू हैव अलजेब्रा, ऑल दीज नंबर सिस्टम, न्यूमरेसी, ये सारा आपका क्वांटिटेटिव आता है। फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज इज बेसिकली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स। आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उससे जुड़ा आपको वन वर्ड सिलेक्ट करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज रीजनिंग। जो 4th सेक्शन आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है दैट इज रीजनिंग।
रीजनिंग में आपसे पूछा जाता है एनालॉगी या ग्रुपिंग मेथड, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस अगेन, इस तरह के। तो दैट इज बेसिकली फेज 1। फेज 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 3 पेपर होते हैं। पहला है पेपर 1, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ये पेपर 1 जो फेज मेंस एग्जामिनेशन होता है, फेज 2 में पेपर 1 होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पर। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी होता है। ये 2 घंटे का पेपर होता है। उसके बाद आपका आता है पेपर 2, दैट इज इंग्लिश एग्जामिनेशन। इसमें अगेन आपके राइटिंग स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, प्रिसाइज राइटिंग, आपका लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, इस तरीके से। दैट इज दिस पेपर इज फॉर 90 मिनट्स। एंड देयर इज द थर्ड पेपर। फेज 2 में जो थर्ड पेपर होता है वो होता है आपका फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में अगेन आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको कोई भी 4 आंसर करने पड़ते हैं। तो ये तीनों पेपर मिला के आपका फेज 2 एग्जामिनेशन होता है। और अगर आप फेज 2 में मेरिट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, विच इज फॉर 75 मार्क्स। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका फेज 1 होता है दैट इज ओनली क्वालिफाइंग। फेज 1 में आपके जो भी एग्जाम्स में मार्क्स आए वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं गिने जाते हैं। मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर होती है तो उसमें आपके फेज 2 में जो भी पेपर में मार्क्स आए वो और इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स आए वो, उनको मिलाकर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। और अगर आप कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लाते हैं देन यू गेट द जॉब। सो दिस इज अबाउट आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम का जो थर्ड एग्जाम होता है दैट इज फॉर क्लर्क। क्लर्क का जो एग्जाम होता है इसमें आपको डिफरेंट इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो बेसिकली आपका होता है रिलेटेड टू इंटरेस्ट क्लर्क, लोन क्लर्क, एक्सचेंज क्लर्क, बुक कीपिंग क्लर्क। इस तरह से डिफरेंट क्लर्क्स की पोजीशंस होती है बैंक में। और इसके लिए गवर्नमेंट अगेन आईबीपीएस और एसबीआई दोनों ही एग्जाम कराते हैं टाइम टू टाइम। तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लिए अगेन आपके पास बेसिक ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट 21 टू 28 ईयर्स है जनरल कैटेगरी वालों के। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है तो इट बिकम्स 31 ईयर्स। और एससी एसटी वालों के लिए 35 ईयर्स की छूट है, तो दे कैन गिव, उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है दैट इज 33 ईयर्स ऑफ एज। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई नहीं होता। यू कैन गिव एज मेनी एग्जाम्स एज यू वांट, यू कैन मेक एज मेनी अटेम्प्ट्स एज यू वांट, जब तक आपकी जो एज लिमिट है, जब तक आप मैक्सिमम एज लिमिट रीच नहीं कर जाते हैं। और इसका अगर हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं आपका, प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है क्लर्क के लिए उसमें आपका जो पेपर 1 होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इनमें क्या क्या सिलेबस कवर किया जाता है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और जो पेपर 2 आपका एग्जाम होता है आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस एग्जाम होता है, ये पेपर 1 से थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाता है, उससे ज्यादा हायर लेवल का होता है। और इसमें अगेन 4 सेक्शंस कवर किए जाते हैं। 1 इज जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जिसमें ज्यादा जो एम्फेसिस होता है वो फाइनेंस, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स पे होता है। फिर आपका आता है जनरल इंग्लिश, फिर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। इसमें आपसे कंप्यूटर रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं, तो यू मस्ट हैव दैट बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सॉरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, ऑफिस एप्लीकेशंस सारे। एंड इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगेन मैथ्स रिलेटेड आपके सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो दिस इज अबाउट बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या अब हमने अभी तक बात करी यूपीएससी की, एसएससी की और बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स की। ये सारे ही सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए एग्जाम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेंस की। आप में से कई लोगों की अगर इच्छा है कि वो आगे चल के डिफेंस में जाना चाहे, दे वांट टू सर्व द नेशन थ्रू आर्मी और एयरफोर्स, सो उनके लिए ये एग्जाम है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। This examination is organized by Indian Air Force और ये साल में 2 बार होता है। यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं ये एक ही बार कराए जाते हैं।
साल में, लेकिन FCAT का जो एग्जाम होता है ये साल में 2 बार कराया जाता है। और इसमें 2 तरह के एग्जाम होता है, वन इज फॉर कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड ग्राउंड ड्यूटी। ग्राउंड ड्यूटी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, एजुकेशन लेवल जॉब, ट्रेनिंग लेवल जॉब, इन सब में, लॉजिस्टिक्स सेक्शन, इनमें आपको जॉब्स मिलते हैं। और दूसरा होता है आपका फ्लाइंग ब्रांच एंड परमानेंट कमीशन। फ्लाइंग ब्रांच इज बेसिकली फॉर आई थिंक बीटेक ग्रेजुएट्स। इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट्स या आर्ट्स साइड से जिन्होंने BA या MA किया हुआ है वो लोग नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो अब बात करते हैं FCAT के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर हम ग्राउंड ड्यूटी वालों की बात करें तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में आपके पास 60% मार्क्स होने ही चाहिए। उससे ज्यादा है वेल एंड गुड, उससे कम है तो यू कैन नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम। अब ये जो 60% मार्क्स है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आपके 3 साल के जो फाइनल मार्क्स हैं उनको मिलाकर क्या उसको कंसिडर किया जाता है। आपका फाइनल ईयर में 60% मार्क्स नहीं गिना जाएगा। ग्रेजुएशन के 3 साल या जिसने बीटेक किया उसके लिए 4 साल के मार्क्स के बेसिस पर आपके जो एवरेज मार्क्स है वो निकाले जाएंगे। एंड इफ दे आर अबव 60% ओनली देन कैन यू गिव दी FCAT एग्जामिनेशन। अगर हम मैं इसमें फ्लाइंग ड्यूटी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फ्लाइंग ब्रांच वाला इज बेसिकली फॉर बीटेक ग्रेजुएट्स और वो DAV में है नहीं। तो आई एम बेसिकली कवरिंग द एग्जाम्स फॉर विच BA, BSc और BCom स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए सॉरी ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए एज लिमिट इज 20 to 26 ईयर्स। इसमें ये बात ध्यान रखना कि अनमैरिड होना जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स में मैरिटल स्टेटस पर ध्यान दिया जाता है, तो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दैट एग्जामिनेशन यू शुड बी अनमैरिड। एंड अगर आप विडो है या डाइवोर्सी है तो यू विल अगेन नॉट बी एलिजिबल टू गिव द एग्जाम। आप अगर विडो या डाइवोर्स आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है FCAT एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। या दी एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम जो होता है वो आपका होता है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल वालों के लिए अलग होता है। नॉन टेक्निकल वालों के लिए होता है आपका 2 घंटे का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विच इज ऑफ 300 मार्क्स, जिसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं। और उसमें अगेन वही बेसिक आपका सारा वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश, इनसे जुड़े आपके बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। ये जो EKT एग्जामिनेशन है इट इज फॉर टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट यानी जो मैकेनिकल साइड या लॉजिस्टिक्स में जाना चाहते हैं उनके लिए ये पोस्ट निकलती हैं। और EKT एग्जाम में सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम होता है, यानी कि अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा है तो उनके लिए ये एग्जाम्स दिए जाते हैं। तो इसका होता है एक एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग, FSB। इसमें दिस इज अ क्वाइट आप कह सकते हैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है क्योंकि इसमें सिलेक्शन बहुत टफ हो जाता है। जो आपसे पूछा जाता है इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। वन इज आपका स्टेज 1 में जो होता है वो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन टेस्ट विच इज फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन। तो अगेन आप देखेंगे हर जगह आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही मायने रखता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू क्लियर वेरियस एग्जामिनेशंस इन टुडेज टाइम। फिर जो AFSB का दूसरा टेस्ट होता है दैट इज स्टेज 2 टेस्ट। उसमें आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। यू विल बी गिवन वेरियस एक्टिविटीज टू जज हाउ यू परफॉर्म इन सिचुएशंस ऑफ प्रेशर। आप प्रेशर में या बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में कैसा परफॉर्म करते हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आप में वो ऑफिसर वाली क्वालिटी, वो ऑफिसर वाला जज्बा, हुनर है या नहीं, उसके लिए आपका स्टेज 2 टेस्टिंग होता है। एंड इफ यू क्वालिफाई बोथ द एग्जामिनेशन तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। एंड आफ्टर दैट यू गेट द जॉब इन इंडियन एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी। सो दिस इज अबाउट बेसिकली FCAT एग्जामिनेशन। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? या तो ये है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन।
देखिए, बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है वो भी एक एग्जाम कराता है। बल्कि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे भी काफी सरप्राइजिंग लगा था, क्योंकि हम सभी न्यूज में सुनते हैं, हमने सबने सुना है कि हमारा एरिया का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको असिस्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए यू हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ ऑटोनॉमस बॉडी, ये गवर्नमेंट के तहत नहीं है, इट इज अ ऑटोनॉमस बॉडी। जैसा आप जानते हैं गवर्नमेंट के 3 विंग्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव विंग कंसिस्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कराता है फॉर वेरियस पोस्ट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में अगेन आप जानते हैं 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा सेक्रेटरीट अलग से एग्जाम कराता है और राज्यसभा वाले अलग से एग्जामिनेशन कराते हैं। पोस्ट यही होती है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमिटी ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर और असिस्टेंट लेजिस्लेटिव ऑफिसर। इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे सकता हूँ। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाले का जो जॉब प्रोफाइल होता है दैट बेसिकली रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। सारे एमपीज का सैलरी बनाना, या एमपीज को जो एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है उन सब के लिए, उनसे रिलेटेड जितना भी काम होता है वो ईओस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देखते हैं। फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आप सभी जानते होंगे कि कमिटीज भी होती हैं, फाइनेंस कमिटी, रेलवे कमिटी, एग्रीकल्चर कमिटी। तो कमिटीज से रिलेटेड जितना भी काम होता है, रिपोर्ट्स तैयार करना या मिनिस्ट्रीज के साथ जितना भी लियाजनिंग होता है वो असिस्टेंट कमिटी ऑफिसर वाले देखते हैं। फिर आपका होता है प्रोटोकॉल ऑफिसर, ये आपका होता है इंटरनेशनल, दिस प्रोफाइल हैज द इंटरनेशनल आउटलुक। आजकल क्या हो रहा है ना, पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट एक डिप्लोमेसी होती है। तो हमारे जो पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं या राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो बाकी पार्लियामेंट्स के स्पीकर्स और वाइस प्रेसिडेंट्स के साथ मिलते हैं। तो उनसे रिलेटेड जितना भी जॉब प्रोफाइल होता है, वर्क होता है, फंक्शनिंग होता है, वो सारा कुछ कॉन्फ्रेंसेस कराना, प्रोटोकॉल, प्रॉपर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल फॉलो करना, वो सब कुछ असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर देखते हैं। और लास्ट में आता है आपका असिस्टेंट लेजिस्लेटिव ऑफिसर। असिस्टेंट लेजिस्लेटिव ऑफिसर जो जॉब होता है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर बिल्स। जितने भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट लॉज बनाता है उसमें असिस्ट करते हैं आपके असिस्टेंट लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स। तो अब हम बात करते हैं इसके मिनिमम एलिजिबिलिटी की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो इस एग्जाम के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है उसके लिए ग्रेजुएशन होता है। आप पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमफिल है, एमकॉम है तो वो बहुत ही अच्छा है। इसमें एज लिमिट जो होती है वो अगेन 21 to 30 इयर्स होती है। 21 इज द मिनिमम लिमिट और 30 इयर्स वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होती है 30 इयर्स। ओबीसी के लिए अगेन 3 साल की छूट होती है, तो उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 33 इयर्स होती है। और SC/ST वालों के लिए अगेन 5 इयर्स की राहत मिलती है, 5 साल उनको राहत मिलती है। तो उनके लिए जो एज लिमिट है दैट इज 35 इयर्स। इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप जब तक मैक्सिमम एज लिमिट रीच नहीं कर जाते तो आप इसमें एग्जामिनेशंस दे सकते हैं, जितने भी अटेम्प्ट्स आप चाहे दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। या अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये है इसमें अगेन एग्जाम होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम एंड मेंस एग्जाम। मैंने जब दिया था तो इसमें इंटरव्यू एग्जाम भी होता था, पर अब इंटरव्यू इन्होंने हटा दिया है। दैट्स अ गुड न्यूज फॉर अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसमें सिर्फ 2 ही एग्जामिनेशन है। एक है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगेन एक ही पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है ये। और इसमें आपको 4 सेक्शंस होते हैं। जनरल अवेयरनेस, सॉरी, इसमें आपको 2 सेक्शंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। और इंग्लिश में साथ साथ जनरल अवेयरनेस पे ही आपसे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन इज जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश और सेकंड होता है आपका इंग्लिश। दोनों में 50-50 आपके सवाल पूछे जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होता।
और मेंस एग्जाम होता है आपका, अगर आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम आपका होता है विच इज बेसिकली फॉर विच कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपसे आपको 20-20 मार्क के 5 सवाल पूछे जाते हैं, तो हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। पहला जो आपका पेपर होता है दैट इज रिलेटेड टू जनरल, आपका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, जिसमें एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, इस तरह के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और जो आपका दूसरा पेपर होता है मेंस एग्जाम के तहत, दैट इज बेसिकली योर पॉलिटिकल साइंस। जो सेकंड आपका पेपर होता है, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। यू कैन बी आस्क्ड वेरियस आर्टिकल्स, पावर्स एंड पोजीशंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, या इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको एग्जाम्स आ सकते हैं, या कुछ पॉलिटिकल फिलोसफीज होती है जैसे मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जा सकता है। तो मेंस में आपके ये 2 पेपर्स होते हैं। अगर आप ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो यू कैन यू इजी। तो दिस इज अबाउट इंडियन पार्लियामेंट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने एग्जामिनेशन ढूंढा था। दिस इज अबाउट सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। दिस इज सीटेड। मुझे लगता है कई बच्चों की यहाँ पे ख्वाहिश होगी कि वो बीए या बीएससी करने के बाद दे वांट टू टीच। इफ यू वांट टू गो इन द टीचिंग लाइन, अगर आपको स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्पेशली पढ़ाना है, तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ये जो सीटेट का एग्जामिनेशन होता है, दिस इज सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सीबीएसई कराता है। और इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है उन लोगों के लिए जो क्लासेस 1 to 5 को पढ़ाना चाहते हैं, और पेपर 2 होता है उन लोगों के लिए जो क्लासेस 6 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं। और जो दोनों क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं, दे हैव टू टेक बोथ द एग्जामिनेशंस। तो दिस इज द बेसिक अबाउट दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हैं। या एलिजिबिलिटी फॉर सीटेट, इसमें अगर आप देखें तो जो कैंडिडेट्स क्लासेस 1 to 5 को पढ़ाना चाहते हैं या जो पेपर 1 देना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन with 2-year diploma in elementary education, that is B.Ed, या फिर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स with bachelors in with a bachelor of education, B.Ed। इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि 50% जो मार्क्स है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। SC ST वालों के लिए 45% होता है मिनिमम, उनको 5% की छूट होती है। Then you have for classes 6 to 8 जो पेपर 2 देना चाहते हैं, उनके लिए अगेन ग्रेजुएशन विद D.Ed और ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स विद B.Ed। दिस इज योर बेसिक क्वालिफिकेशन। लगभग सिमिलर ही है दोनों पेपर्स के लिए। और एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 ईयर्स होता है, मैक्सिमम इसमें कोई नहीं होता। तो यू कैन कीप गिविंग द एग्जामिनेशंस अंटिल यू क्वालिफाई। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो पेपर 1 जो एग्जाम पैटर्न होता है सीटेट के लिए, उसमें आपके 2 एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 होता है फॉर क्लासेस 1 to 5 एंड पेपर 2 होता है फॉर क्लासेस 6 to 8। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक कवर किए जाते हैं, ये 150 मार्क्स का पेपर होता है, और इसमें 150 एमसीक्यू टाइप एग्जाम्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एमसीक्यू मतलब हर सवाल के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, और इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है। और जो इसमें पेपर में जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, एक लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, और फिर आपका होता है मैथमेटिक्स, एंड फिर आपका होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। This is the exam conducted in paper 1, और पेपर 2 एलिमेंट्री स्टेज में जो आपका होता है वो होता है पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये भी अगेन 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 2 घंटे का आपका पेपर होता है। और 2.5 घंटे के पेपर में इसमें जो टॉपिक्स आपके कवर किए जाते हैं वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, ये कंपलसरी होता है दोनों पेपर में। फिर आपका लैंग्वेज होता है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। फिर आपका होता है साइंस, और फिर आपका होता है सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस।
तो जो सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस होता है दैट इज फॉर बेसिकली उन टीचर्स के लिए जो मतलब बीए करके बीएड कर रहे हैं, और मैथमेटिक्स एंड साइंस होता है उन टीचर्स के लिए जो बीएससी करके बीएड कर रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली फॉर सीटेड कैंडिडेट्स, जो भी सीटेड एग्जाम देना चाहे उनके लिए ये बेसिक इस तरह के उनके लिए ये एग्जाम पैटर्न है। दे कैन एनालाइज इट एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप एग्जाम नेट जीआरएफ एग्जाम, मैंने ये एग्जाम 2018 में क्लियर किया था, और जब मैंने क्लियर किया था तो इसे यूजीसी ही कंडक्ट कराता था, लेकिन साल 2020 से, पिछले साल से इस एग्जाम को एनटीए, अभी गवर्नमेंट ने एक नया बॉडी बनाया है दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और गवर्नमेंट के जितने भी आने वाले समय में एग्जाम्स होंगे वो सब एक्सेप्ट यूपीएससी एंड एसएससी, वो ज्यादातर एग्जाम्स एनटीए ही कराएगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ये नेट जीआरएफ का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और नेट जीआरएफ वाला जो एग्जाम होता है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हैं। स्कूल्स में जो पढ़ाना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए सीटेट होता है, और जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए होता है आपका नेट जीआरएफ, विच इज फॉर और इसके लिए जो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो एमकॉम होती है। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो एग्जाम एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए बाकी सारे एग्जाम्स में जब हमने देखा है तो उसमें एग्जाम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन था। नेट में आपका एग्जाम एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अक्रॉस एनी डिसिप्लिन। आप एमटेक है, एमएससी है, एमए है, एमए इन पॉलिटिकल साइंस हो या इंग्लिश हो, सोशियोलॉजी हो, सोशल वर्क हो, या एमकॉम है या एमबीए है, दैट डज नॉट मैटर, पर आपके पास मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो कईयों के मन में डाउट होगा कि सिर्फ रेगुलर डिग्री ही होनी चाहिए या ओपन स्कूल से या ओपन यूनिवर्सिटी से जिन्होंने डिग्री हासिल की है वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपने रेगुलर कॉलेज अटेंड किया हो या आपने ओपन लर्निंग से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आप ये एग्जाम दे सकते हैं। या इनफैक्ट कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आप दे सकते हैं, चाहे आपने इग्नू से किया है या डीएवी से किया है, कोई रेगुलर एग्जामिनेशन रेगुलर कोर्सेज किए हैं या डिस्टेंस लर्निंग से आपने डिग्री हासिल की है, यू आर एलिजिबल टू गिव द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, प्रोवाइडेड आपका जो कॉलेज है या जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना ही चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट की हम बात करें तो जीआरएफ के लिए मैक्सिमम एज लिमिट होती है 30 इयर्स, नेट एग्जाम के लिए कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होती। जीआरएफ बेसिकली उन लोगों के लिए है जो आगे चल के पीएचडी करना चाहते हैं। अगर आप एमकॉम एमएससी के बाद या एमए के बाद पीएचडी करने का सपना रखता है तो आपको जीआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। दैट्स द बेसिक एग्जाम एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अब इसमें अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2 पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर अब ऑनलाइन मोड होने लग गए हैं और ये 3 घंटे के पेपर होते हैं। पेपर 1 जो होता है ये कॉमन होता है, चाहे आपने एमए किया है, एमएससी किया है, एमकॉम किया है, सबके लिए ये पेपर 1 कॉमन होता है। इसमें 50 सवाल पूछे जाते हैं और ये सारे सवाल एमसीक्यू टाइप होते हैं, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है, यानी हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस पूछा जाता है, और पेपर 1 में जो आपका सिलेबस कवर किया जाता है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा, एनवायरनमेंट, इन सब चीजों से, सब सेक्शन से जुड़े आपको हर सेक्शन से जुड़े देयर आर टोटल, तो हर सेक्शन से 5 सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज 50 क्वेश्चंस इन ऑल। पेपर 1 के बाद आपका पेपर 2, ये पेपर 2 जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब है एमकॉम किया है, जो सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उससे जुड़ा आपका ये एग्जाम होता है। पेपर 2 अगेन इज ऑफ 3 आवर्स, और इसमें आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं।
एंड ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जिन्होंने कॉमर्स किया है वो कॉमर्स का ही एग्जाम है, कॉमर्स रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिन्होंने पोल साइंस में जिन्होंने पोल साइंस किया है तो उनको पॉलिटिकल साइंस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। जिन्होंने एमएससी इन फिजिक्स किया है तो उनको फिजिक्स से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। तो इस तरह सारे एग्जाम्स मतलब दिस इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पेपर 2 के लिए आपको सारे मतलब जो आपने जिस सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड इफ यू क्वालिफाई बोथ द एग्जामिनेशन तो आप मतलब यू कंसिडर टू हैव क्वालिफाइड नेट एग्जाम। नेट एग्जाम में जो आपकी जो कट ऑफ होती है वो दैट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल। जो 5% बच्चे ही इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं हर साल, और ये एग्जाम साल में 2 बार किया जाता है। इट इज कंडक्टेड once in around June and the other one is around December. So this is basically about NET JRF exam. अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मंजीत जी सॉरी टू इंटरजेक्ट, Okay. अभी कितनी स्लाइड्स और हैं मंजीत? Sir, this is the last one. Just concluding. Okay. After that we will some students are interested in asking questions also. So Sure, should we? sure. Okay then. Okay. Please finish. ठीक है। Okay. all right. Okay. Take your time and wind up, please. Okay. This is just the last slide. I'll just conclude. So these are certain tips for exam preparation. देखो ये जनरल टिप्स है जो मुझे लगता है सभी के काम आएंगे, which I actually used while preparing for the exam. First is jobs कब निकलती हैं कब नहीं निकलती हैं, उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज करके गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है वो आप चेक कर सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से यू कैन कीप सर्चिंग। दिस इज वेरी इजी। आजकल आप सभी के पास इंटरनेट है, फोन्स लैपटॉप सब जगह आप सर्च कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ यू विल कम टू नो। जॉब्स के लिए जो गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन निकालता है, यू कैन कीप चेकिंग दैट। और उसी नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन मिनिमम कौन कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, SC ST कैंडिडेट्स के लिए, OBC कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या अदर फैसिलिटीज है, क्या फीस है, सब कुछ उस नोटिफिकेशन में यू कैन चेक इट आउट। फिर आपका एग्जामिनेशन। कई बार क्या होता है कि हम आनंद फानन में वी जस्ट फिल अप द फॉर्म, वी डोंट चेक व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी। प्लीज डोंट डू दैट। एग्जाम नोटिफिकेशन को एक बार बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप चेक कीजिए, सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, तो रीड इट आउट, एनालाइज इट, और उसके बाद ही आप उस एग्जाम में अप्लाई करें इफ यू आर एलिजिबल। अच्छा, आप सभी द थर्ड टिप इज रीडिंग न्यूज़पेपर्स। आप सभी ने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बेसिक चीज कवर की जाती है, दैट इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस इज अबाउट करंट अफेयर्स, और इसके अलावा आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स। इनफैक्ट बहुत ज्यादा एम्फेसिस आजकल एग्जाम से दिया जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर, योजनाओं के ऊपर, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, या जनधन योजना है, या अभी सरकार ने कृषि योजना जो शुरू की है। तो इन सबके बारे में आपको न्यूज़पेपर से ही नॉलेज मिलेगा। हिंदू बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। इसके अलावा यू कैन रीड द इकोनॉमिक टाइम्स, इसके अलावा यू कैन रीड इंडियन एक्सप्रेस। फिर आपका यू कैन रीड जर्नल्स और मैगजीन्स। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा योजना और कुरुक्षेत्र, ये दोनों ही बहुत अच्छे मैगजीन्स हैं जिसमें आपको काफी अवेयरनेस से रिलेटेड आप बहुत कुछ कवर कर पाएंगे। और न्यूज़पेपर्स पढ़ने का देखिए दूसरा फायदा ये भी है कि आपका जो भी इंग्लिश से रिलेटेड भी आपकी बहुत प्रिपरेशन हो जाती है। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो यू कैन हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि जितना भी आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, या फिल इन द ब्लैंक्स जो पूछा जाता है, ग्रामर रिलेटेड जितने भी चीजें पूछी जाती हैं, दे आर बेसिकली फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस से जो भी आपका इंग्लिश सिलेबस है, आप न्यूज़पेपर्स will really help you cover that syllabus. So this is another tip that you can use for preparation. The fourth tip is fifth is of course smart work. आपको हार्ड वर्क तो देखो करना ही करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है। कई बच्चे क्या होते हैं ना, 10 तरह की किताबें ले आते हैं, पढ़ाई होती नहीं है, और
वो मतलब एक किताब भी नहीं छू पाते हैं। तो rather than reading multiple books, I suggest revise from the same content. जनरल अवेयरनेस के लिए आप ल्यूसेंट ले सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड बुक, या अरिहंत ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और बुक लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए आपकी रेन एंड मार्टिन बहुत अच्छी बुक है, और अरिहंत की भी इंग्लिश की बुक आती है विच यू कैन ऑफ कोर्स बाय। फिर अगर जनरल मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो दोनों के लिए मैंने जो प्रेफर किया था वो दिशा की बुक है। उसके लिए विच यू कैन ऑफ कोर्स, दोनों ही बहुत अच्छी बुक है। रीजनिंग एबिलिटी के यू कैन आल्सो यूज अरिहंत। अरिहंत की एक एसएससी सीजीएल रीजनिंग एबिलिटी की बुक आती है, मोटी किताब है, बट इट्स वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल, सो यू कैन यूज दीस बुक्स। इसके अलावा कोई और बुक आप ना लें। और देखिए, what I suggest is कि प्लीज प्रिपेयर अ टाइम टेबल। दिस इज व्हाट इज स्मार्ट वर्क। आप हफ्ते में 2 घंटे 3 घंटे प्रिपेयर है, लेकिन एक दिन, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो, रिवाइज जरूर करें। whatever you have read so far throughout the whole week, वो उसको आप जरूर सैटरडे या संडे में रिवाइज करें। नहीं तो होगा क्या ना कि आप आगे का सिलेबस कवर करते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे, तो वो गलती ना करें। जस्ट रिवाइज whatever you have read through the week. डिफरेंट बुक्स, अगर I suggest डिफरेंट बुक्स की जगह एक या 2 बुक ही ले, और उससे से जितना हो सके उतना मेहनत करें। आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल, एंड I hope these help you, and yeah, all right, good luck for your examination. That's all from my side. अब अगर किसी को भी कोई भी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। I'll be happy to answer and tries to answer all of you. Okay, so is that all, Manjeet? You are done with? Yeah, sir, that's all. Oh, thank you so much, Manjeet, for such a detailed information from your side with the help of a PPT also. And I'm sure that our student must have benefited a lot from this work done by you. Thank you so much, first of all. And now I would like to raise some questions. The pleasure is mine, sir. The pleasure is mine. Ours too. And now some students have shared some questions in the chat box. So I will read out, first of all, I will read out some of them. One Ganit Rai, our student, has asked personal question your side from you. भैया आपने क्या क्वालिफाई किया है अपनी पोस्ट के लिए? ओके, मैंने जो एग्जाम दिया था ये इंडियन पार्लियामेंट का ही एग्जाम था, जैसा आप स्लाइड में देख भी सकते हैं। दिस एग्जाम वाज फॉर ऑल 4 पोस्ट, and as per the merit I got, मतलब merit क्या है इसमें, these posts are equivalent, so it is after you clear the exam you can choose. So and of course the department or the branch that you get, accordingly you are given the post. तो मैंने 2018 में एग्जाम दिया था, 2019 में इसका रिजल्ट आया था, 2018 के एंड में, एंड 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। तो ये इंडियन पार्लियामेंट का एग्जाम था, which was for the post of assistant executive or protocol or committee officer. I gave that examination and God willing I cleared it. मंजीत, ये क्या साल में एक बार होता है, 2 बार होता है, कब होता है ये? सर इस एग्जाम का कोई ऐसा टेन्योर नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं है। तो बच्चे इसको तो कहाँ पे, इसके फॉर्म्स सर अगर सर इसकी जो नोटिफिकेशन होती है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आती है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज में निकालती ही निकालती है। बच्चे ध्यान से नोट करें इस बात को कि आप लाइब्रेरी में हमारे एम्प्लॉयमेंट न्यूज आएगा, आता भी था पहले, लॉकडाउन में थोड़ा सा अभी शायद रोका हो, तो बच्चे आके हमारे लाइब्रेरी से एम्प्लॉयमेंट न्यूज जरूर देखा करें, और हिंदी में रोजगार समाचार, उसमें जो भी ऐसी जॉब्स की डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट उसमें दी होती है, आपको उसमें सारे एज लिमिट, रूल, रेगुलेशन वगैरह सब पता चल जाएगा। अनदर क्वेश्चन इज, पुनीत पूछ रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या कोई है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई एज रिलैक्सेशन है? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, दिस इज अ सब पार्ट ऑफ जनरल कैटेगरी। ये जनरल कैटेगरी में ही एक सब कैटेगरी है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, एज लिमिट सब सेम है, इनके लिए बस कुछ मिनिमम पोस्ट होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं। ओके, चलिए, तो फिर एज रिलैक्सेशन नहीं है। नहीं है जी, नहीं रिलैक्सेशन नहीं।
गौरव शर्मा पूछ रहे हैं कि एफ कैट में, पता नहीं उनका क्वेश्चन क्या है। एफ कैट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 60% है और मैथ्स प्लस फिजिक्स में होना चाहिए, कुछ ऐसा बता रहे हैं। तो शायद ये यही बताया है आपने या कुछ और? या यही बताया मैंने, उसमें क्लियर भी किया था। जो हाँ। ग्रेजुएशन है विद मिनिमम 60%, दैट इज फॉर व्हाट यू कॉल फॉर ग्राउंड ड्यूटी, जीडी और जो कोर्स। हाँ या जीडी कोर्स। और हाँ। जो फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं उसके लिए बेसिकली दे आस्क बीटेक। तो वो डीएवी में क्योंकि बीटेक नहीं है तो वो मैंने कवर नहीं किया, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, मतलब फोकस नहीं किया है तो मैंने। फ्लाइंग के लिए क्या तो जनरल बीएससी है वो ये नहीं जा फ्लाइंग सकते? ब्रांचेस भी बीएससी वाले नहीं जा सकते? सवाल बच्चों का शायद ये होगा क्योंकि ये नहीं सर, जहां डीएवी में तक मेरा सिर्फ आइडिया नहीं बीएससी जा है। सकते, नहीं जा अच्छा सकते। अच्छा, चलिए। बीएससी अगर आपने फिजिक्स किया है तो आप जा सकते हैं। ओके, फिजिक्स से योर किया 10 तो जा प्लस टू, सकते हैं ना? अगेन उसमें वो 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। राइट राइट राइट। ओके 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 ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा चलिए बच्चे अगर और आप क्लियर करें। यस यस, यू आर हाँ, सेइंग बस इसमें ये 10+2 में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक बच्चे राइट, थोड़ा सा साइंस होमवर्क वाली और कर बेसिकली। लेंगे, इसमें सर्च कर लेंगे मैथ्स और फिजिक्स वाले। साइंस वाले बच्चे इसको ध्यान दें। और बीपीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई पूछ रहे हैं बच्चे? किसका सर? बीपीएड, बीपीईडी। अच्छा, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का। हाँ जी, उसका एलिजिबिलिटी ये क्राइटेरिया कोई याद है आपको? बैचलर ऑफ नहीं, जहां तक मुझे पता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी ज्यादातर आप ग्रेजुएशन करने के बाद ही बीपीएड कोर्स कर सकते हैं। बीए बीकॉम बीएससी करने के बाद आप बीपीएड कोर्स कर सकते हैं। और उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी भी वही है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स एंड देन बीपीएड। आपका बीपीएड में भी जितना मुझे ध्यान है वो 50% ही मांगते हैं। एससी एसटी वालों के लिए 45% की छूट होती है। चलिए, कोई अगर ऐसा कोई कुछ होगा तो बच्चे मुझे बाद में भी पूछ लेंगे, मैं आपको फॉरवर्ड करके वो जवाब ले लूंगा आपसे, है ना? जी जी। और एक दो राइट। क्वेश्चन और, हाँ, उन्होंने जो चैट बॉक्स में भेजे हैं। आकाश पूछ रहे हैं कि एसएससी, ये तो बड़ा जनरल सा सवाल लग रहा है मुझे, कि एसएससी एग्जाम रिजल्ट नहीं आता और आता है तो ज्वाइनिंग नहीं आती, तो क्या फॉर्म फिल करना चाहिए? तो इसका जवाब तो मैं ही दे देता हूँ कि फॉर्म तो फिल कर ही देना चाहिए अगला वाला, कि रिजल्ट अगर नहीं राइट। आया है तो आपको नेक्स्ट फॉर्म तो भर ही देना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद हाँ, मतलब मंजीत यू कैन ऑलवेज ट्राई नहीं फॉर। करेंगे। हाँ, इसमें नहीं देखो, इसमें कोई जब आपका रिजल्ट अटेम्प्ट ही नहीं तो आया है तो फिर अगला फॉर्म तो आपको भरना ही चाहिए। जी जी जी, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट पे लिमिटेड लिमिट्स भी नहीं होती, तो यू कैन हाँ, कीप फिलिंग दी फॉर्म। तो यू और जब कैन आ जाए तो आप ज्वाइन कर ले, कोई इशू नहीं। हाँ, you should not take chance and fill the form, next form also. राइट राइट And राइट। Karima has asked, repeat some book names. She has asked for some book names. I don't know which book ओके, she wants. तो आप थोड़ा जनरल बुक्स बता दीजिए कुछ। हाँ मैं बता देता हूँ। IBPS एग्जाम का भी अनुराधा ने भी यही सेम क्वेश्चन पूछा है, IBPS एग्जाम का भी पूछा है। तो कुछ गाइड ओके, बुक या कुछ ऐसी प्रिपरेशन बुक्स आप हाँ बता दीजिए। मैं बता देता हूँ। जीके के लिए जनरल, मैंने सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया कि जनरल अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर्स आर दी बेस्ट सोर्स। द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, ये काफी अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं। इससे राइट आपका करंट अफेयर्स काफी हद तक कवर हो जाएगा। राइट। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो ल्यूसेंट्स या अरिहंत, ये दोनों जीके की बुक्स बहुत अच्छी हैं। इनका हर साल एक फ्रेश पब्लिकेशन आता है जिसमें जितने भी चेंजेस है गवर्नमेंट, उसमें वो सब कुछ वो कवर अप कर लेते हैं। तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जीके। एसएससी एग्जाम हो या आपका एफकैट भी है या इवन फॉर योर आईबीपीएस। इसके अलावा अगर हम एसएससी में रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो मैंने बताया था एक दिशा पब्लिकेशंस की बुक आती है और ओके एक अरिहंत की रीजनिंग एबिलिटी की बुक आती है। दैट कवर्स ऑलमोस्ट ऑल योर टॉपिक्स। वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं और उसमें हर टॉपिक के बाद आपका, अगर आप देखेंगे तो कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, तो वो सेल्फ प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और उसमें पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी होते हैं, तो यू कैन कवर अप, मतलब एक बार आपका टॉपिक कवर हो जाए तो यू कैन कवर अप, मतलब आप टेस्ट कर सकते हैं अपना, आप कहाँ स्टैंड करते हैं बाय सॉल्विंग दी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स। मैथ्स के लिए अगेन आपका दिशा का मैंने रेफर किया था, वो काफी अच्छा है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, उसमें ट्रिक्स भी अच्छे से समझाई जाती हैं, which can save your time in doing solving those questions. और इंग्लिश के लिए मैंने बताया था रेनन मार्टिन और अरिहंत की। इंग्लिश के लिए रेनन मार्टिन एंड अरिहंत की बुक। अरिहंत का इंग्लिश हुआ था जिसमें आप ज्यादातर
synonyms, antonyms, one word sentences, fill in the blanks, और जो भी grammar आपका related है, verbs, nouns, modules, ये सब cover हो जाता है. So Wonderful. that's more than sufficient. I hope all students who were asking this question should have noted it down, and I can see many positive responses also. They are praising you for your lecture, and some more questions Thank you. if you want to take it. Few more, one or two small questions. Right. कोई दिक्कत नहीं. Is it possible to give CTET paper 2 without giving paper 1? So can we answer this? That's possible. Again, मैंने जैसा बताया, that's on your choice. अगर आप classes 6 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं तो आप वो पेपर 2 दे. अगर आप classes 1 to 5 को पढ़ाना चाहते हैं तो आप पेपर 1 दे. इसमें एक चीज एलिजिबिलिटी में ध्यान रखना, कई लोग सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ही वो एग्जाम दे सकता है. ऐसा नहीं है. अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, मार्क्स नहीं आया है, किसी भी कारणवश अगर आपका मार्क्स आने में डिले हो गया, जैसे मैंने एमडीयू में ये देखा है, हम सब जानते हैं एमडीयू में काफी डिले हो जाता है मार्क्स में, तो स्टिल यू कैन गिव द एग्जामिनेशन. आप फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आपका मार्क्स नहीं आया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. यू कैन गिव द एग्जामिनेशन. और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 1 साल तो लगभग लगता ही है सारे टायर्स या फेजेस कंप्लीट होने में, तो तब तक रिजल्ट आ भी जाता है. तो वंस यू क्लियर द एग्जामिनेशन तो देन दे आस्क यू फॉर द फाइनल मार्कशीट. तो दैट्स ऑल राइट. तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत है नहीं. Okay, Manjeet, thank you. And Zainab Fatima is asking कि MA करने के साथ साथ नेट का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं. तो MA के साथ दे सकते हैं, सेकंड ईयर में दे सकते हैं. बिल्कुल. फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर वाले फायदा नहीं आराम से होगा. सेकंड ईयर में शायद फायदा नहीं सर. हाँ, नेट का सिर्फ इतना एक मिनिमम क्लॉज है कि नेट एग्जाम, अगर आप मान लो MA के स्टूडेंट और आप नेट एग्जाम क्लियर कर जाते हैं तो विद इन 2 years यू शुड हैव गॉट दैट डिग्री. आपके पास 2 साल के अंदर अंदर नेट एग्जाम क्लियर करने के 2 साल के अंदर अंदर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आ जानी चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. अदरवाइज यू पीजी डिग्री उसके बाद होनी चाहिए. हाँ, मतलब बेसिकली उसकी एफिकेसी तभी शुरू होगी जब आपके पास पीजी डिग्री हासिल हो जाएगी. पीजी डिग्री आ जाती है, राइट. मतलब ओनली देन नेट विल इशू द सर्टिफिकेट. इशू तभी करेंगे सर्टिफिकेट. तो आई होप दीज वर द क्वेश्चन. सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें, तो इसके लिए हम अलग से कोई सेशन रख लेंगे मोटिवेशन के. हाँ, तो ये अलग है थोड़ा सा क्वेश्चंस बच्चे. एक इसमें मैंने सवाल देखा था, जस्ट वन थिंग. एक सवाल मैं देख रहा था, कोई पूछा था कि कोचिंग जरूरी है या नहीं. हाँ, कोचिंग के ऊपर जरा आपका क्या ख्याल है मंजीत? व्हाट डू यू? सर देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा अलग फंडा था. पर इट अगेन डिपेंड्स. मैं ये समझता हूँ कि मतलब आफ्टर क्लियरिंग योर 12th आप मतलब एक एज में है वेयर यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. तो इफ यू आर कंफर्टेबल इन कोचिंग, आप वहां जाएं, डेमो क्लासेस लें, फिर अपने आप से एक बार यू शुड आस्क योरसेल्फ, आर यू कंफर्टेबल इन दैट कोचिंग क्लास? आपको समझ आ रहा है? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जरूर लें कोचिंग. कोचिंग इज नॉट अ बैड थिंग. लेकिन अगर आप सेल्फ वो कर सकते हैं तो दैट्स अगेन ओके. तो इट इज एन इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस आई वुड से. कई बच्चे कोचिंग में बहुत अच्छा कर जाते हैं, कई बच्चे नहीं कर पाते हैं. तो दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअलिस्टिक टेस्ट. इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो वो चीज है. बट इफ यू वांट यू कैन. और अच्छे कोचिंग सेंटर्स भी आप जा सकते हैं. यू कैन टेक योर कोचिंग, दे आर गुड इनफ. तो ठीक है फिर. मतलब कोचिंग वो ऐसा लड्डू है कि उसको अगर पछताना ही है तो खा के पछताया जाए वाली बात है. तो और कुछ फायदा शायद हो भी जाए. हाँ, ऑन अ लाइटर साइड. नहीं, बिल्कुल मतलब केसेस भी होते हैं. कई बार आप अपनी थोड़ी 6 months के या ईयर के, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी बच्चे देखें. और ऐसा नहीं है कि सभी कोचिंग वाले ही निकाल लेते हैं. बिना कोचिंग वाले मैंने बहुत सारे लोगों से देखे हैं जो निकालते हैं. लेकिन चलो, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स है. तो I went for a demo class, but I did not like it over there. तो मैंने फिर अवॉइड ही किया, क्योंकि वहाँ पैसे और टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि फिर आप घर पे ही वो मतलब यू प्रिपेयर एज मच एज यू कैन. और आजकल मुझे लगता है इंटरनेट के टाइम में बहुत कुछ अवेलेबल है, तो यू कैन. everything is available and things are
things have become easier due to these search engines which you have now due to internet. And now In fact, DAB में तो बहुत अच्छी library है, which is quite helpful. So that's again a plus point. And ठीक है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि we have time constraint and now it's time to end the session. And before ending, it's my duty also to ask Principal Ma'am if she wants to say something, or should we wind up if she is there. Savita Ma'am, अगर आप कुछ कहना चाहें दो शब्द. Very much, and I'm again very delighted to be the participant in this conversation जो अपना बच्चे और मुकुल के बीच में हुई, और मैं देख रही हूँ रिस्पॉन्सेज इतने अच्छे आ रहे हैं और बच्चे रुक नहीं पा रहे हैं, और हमें लग रहा है कि हमने मुकुल को बहुत देर तक यहाँ पे हेल्ड अप किया हुआ है और बच्चे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो लग रहा है कि एक सेशन और होना चाहिए इस तरह का. इनका फर्ज भी बनता है. हम यही चीज चाहते हैं, वो जो है जलनी चाहिए जोत अंदर, थोड़ा एक ईगरनेस आनी चाहिए लर्न करने के लिए, यही एक बात होती है. और वो मुकुल तुमने आज शुरू करवा दिया है उनमें, और मुझे आशा अब नज़र आ रही हैं, तो हमें ये सीरीज शुरू करनी है और आपने आज बिगिनिंग की है. तो मैं नीरज जी से कहूँगी कि अपने बच्चों को आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, इस तरह से जो हमारे जहाँ जिन फील्ड्स में बच्चे सेटल्ड हैं, और वो बच्चों को इग्निशन की ज़रूरत है ना थोड़ी सी. बाकी तो अंदर तो है ही, सभी चाहते हैं कि हम अच्छी जॉब्स में जाएं और हमारी मुकाम अच्छा समाज में बने, और हमारी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बी ऑल एंड ऑल यही है कि बच्चे हमारे अच्छे सेटल हों, तभी हमारी उसमें सक्सेस है. जैसे मुकुल और आशा जैसे बच्चे हैं हमारे पास, वो सिर्फ लाइफ में अच्छे सेटल्ड ही नहीं है, दे आर गुड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो. अपना टीचर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, टीचर्स को रिगार्ड दे रहे हैं, अपने कॉलेज को वो भूल नहीं रहे हैं. ये बातें कितनी इंपॉर्टेंट है. तो हम चाहते हैं कि ये दोनों क्वालिटीज हमारे बच्चों में हों, और आगे वाली जनरेशन हमारी जो आए वो भी इसी तरह के एल्यूमनाई हम यहाँ से भेजें, वो अच्छे सेटल्ड भी हो लाइफ में, एंड दे शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो, सेंसिटिव, सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, और अपने एल्मा मैटर को कभी नहीं भूले और उसके साथ हमेशा अटैच्ड रहे. थैंक यू सो मच वंस अगेन. आपने बहुत टाइम दिया मुकुल, मेरे को वही लग रहा था कि बच्चे बहुत पूछे जा रहे हैं, और आपने बहुत अच्छे से अपना पीपीटी के जरिए बहुत बढ़िया काम किया. वंस अगेन थैंक यू सो मच.